Hey guys, this is Abhishek Kumar Singh. Once again, you welcome to our YouTube channel Educational Expertise. आज की वीडियो जो रहेगी वो रहेगी भूगोल में अरबों का क्या योगदान था। जी हाँ, अरब जोग्राफर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अभिषेक है। मेरी जो ग्रेजुएशन है वो ज्योग्राफी में हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मास्टर्स जो है वो जामिया मिलिया से हुई है और बीएड जो है वो भी ज्योग्राफी में हुई है जामिया मिलिया से ही। 2019 मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने 4 बार नेट यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया, सीटेट क्वालिफाई किया है और मैं एज अ पीजीटी ज्योग्राफी केंद्रीय विद्यालय में वर्किंग हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन था। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, बहुत ज्यादातर लोगों तक पहुंचाए। क्यों? क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अगर बात करता हूँ भूगोल में अरबों का योगदान, देखिए अरब जोग्राफर्स जो है, जब डार्क एज का अंत हुआ तो अंत होने के बाद अरबों ने जो यानी मुसलमान जो भूगोलवेत्ता रहे, उन्होंने लगभग 900 वर्षों तक दुनिया पर शासन किया। 7वीं और 13वीं शताब्दी के बीच ज्ञान के विभिन्न शाखाओं में भूगोल को इन्होंने बांट दिया। तो 900 साल तक इन्होंने ज्योग्राफी में कुछ ना कुछ चीजें ऐड करते रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका शासन बहुत लंबा चला। इनका शासन जो था वो दक्षिण पूर्वी एशिया से लेके पूर्वी अफ्रीका, मगरिब यानी मोरक्को, ट्यूनिशिया और अल्जीरिया, इरेबियन प्रायद्वीप यानी स्पेन एंड पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, बाल्कन प्रायद्वीप यूरोप, मध्य एशिया, उत्तरी चीन सहित सहारा रेगिस्तान तक फैला हुआ था। फिर भारत के अंदर भी दक्षिण पूर्वी एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और हिंद महासागर के कई द्वीपों में। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े क्षेत्रों में जो है ये लोग फैले हुए थे और इनको इन सभी क्षेत्रों की जो जितनी भी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन थी, इन्होंने किसी ना किसी ग्रंथ में अपने इन चीजों को शामिल किया, जिसकी वजह से ही आज हमें ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं या चीजें हैं वो आज हमें देखने को मिल पा रही हैं। 762 ईस्वी में अरबों ने बगदाद के नए शहर की स्थापना करी और 1 शताब्दी से भी अधिक समय तक यह बौद्धिक जगत का केंद्र बना रहा। यानी जो अरबों ने बगदाद कैपिटल बनाई, तो उस कैपिटल में उन्होंने सिर्फ उसको एक राजधानी नहीं बनाया, उसमें उन्होंने भूगोल की गणना या भूगोल के ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक संस्था का निर्माण किया और पूरे विश्व के लिए वो एक ऐसा पॉइंट बना रहा जिसकी वजह से चीजें क्या होती रही, लोगों तक पहुंचती रही। यानी उसी जगह से उन लोगों ने बैठे बैठे ज्योग्राफी को क्या कर दिया, फ्लोरिश किया, यानी उसको बिल्कुल खिलते हुए फूल की तरह सजाया, सारे के सारे फैक्ट उसमें ऐड किए। बारिश, मॉनसून, वेजिटेशन, मकानों का स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है उन्होंने इसी शहर में बैठे बैठे ऐड किया। खलीफा हारून अल रशीद के संरक्षण में बगदाद में बैतुल हिकमा नामक एक अकादमी की स्थापना की गई। ठीक है, तो यानी जो वहां के खलीफा थे हारून अल रशीद, तो बगदाद में बैतुल हिकमा नाम का एक अकादमी यानी इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया। इस अकादमी में अरब विद्वानों को पढ़ाने, उनकी सहायता करने, उन्हें ग्रीक, रोमन, लैटिन, फारसी, संस्कृत और हिब्रू के साहित्य का अरबी भाषा में अनुवाद करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। क्योंकि इनकी ज्योग्राफी जो है वो बेसिकली कहीं ना कहीं उसके ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो ग्रीक और रोमन ज्योग्राफर्स का भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इन्होंने उन्हीं के ग्रंथों को या तो ट्रांसलेट किया अपनी अरबी भाषा में या फिर उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। इनके अलावा यात्रियों को दुनिया के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने और भौगोलिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। देखिए, इस अगर मैं बात करता हूँ इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता इकलौता ऐसा नाम है जो कि ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा ट्रैवलर था, जिसने जगह जगह जा जाकर ज्योग्राफी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और उसको कहाँ पर पहुंचाया, बगदाद के शहर तक पहुंचाया, ताकि उन चीजों को हम ग्रंथ का रूप दे सकें। उसके बाद अरब भूगोलवेत्ताओं की बौद्धिक जिज्ञासा, निष्ठा और समर्पण ने इस्लामी सभ्यता की महान उपलब्धियों को प्राप्त करने में मदद करी। तो इस्लाम इसलिए ज्यादा ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर पाया। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर जिज्ञासा थी, लोगों के अंदर निष्ठा थी, समर्पण था। वो लोग चीजों को जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे और उत्सुकता ही ज्योग्राफी से रिलेटेड जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने में मदद करती है। क्योंकि विदाउट एनी ज्ञान, या हम कह सकते हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन,
वो लोग पता नहीं किस तरीके से अलग-अलग जगह जा जाके नॉलेज को इकट्ठा करते थे, उनको अपनी किताबों में शामिल करते थे ताकि लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुँच सके जो उनको पता ना हो, ठीक है? तो अरबों के टाइम पे जो भूगोल का डेवलपमेंट है ना, वो सबसे ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि इस टाइम देखिए टेक्नोलॉजी तो डेवलप थी नहीं, बट स्टिल ये एक ग्रेट ट्रैवलर्स थे। ट्रैवल कर करके इन्होंने बहुत सारी नॉलेज को कलेक्ट किया और हम तक पहुंचाया। तो अब मैं बात करता हूँ योगदान कि आखिरकार इनका जो योगदान है वो कौन-कौन से क्षेत्रों में रहा। तो देखिए अरबों ने बेसिकली गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल, क्षेत्रीय भूगोल और मानव भूगोल इन 4 विशेष टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया, या जो भी किताबें रही इन्हीं 4 टॉपिक्स के आसपास आपको देखने को मिलती हैं। वे पृथ्वी के आकार की भी बात करते हैं, ठीक है? आकार के बारे में यूनानी परंपराओं से काफी हद तक उनका प्रभाव होता है, यानी अभी भी पृथ्वी को ही केंद्र माना जाता था और उसके साथ आसपास जो पिंड है वो क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। उन्होंने टॉलेमी की जो भू केंद्रित अवधारणा को स्वीकार किया है, यानी इन्होंने भी वही कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट किया जो कि टॉलेमी ने दी थी। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इनका जो इन्फ्लुएंस है वो बेसिकली ग्रीक और रोमन जोग्राफर्स के जो ग्रंथ थे उनको इन्होंने अरबी भाषा में ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करके मुस्लिमों तक इन सारी चीजों को पहुंचाया ताकि वो लोग इसको समझे और इस नॉलेज को और ज्यादा फ्लोरिश कर सके, या एक्सप्लेनेशन उसकी और ज्यादा अच्छी कर सके। अरबों के अनुसार पृथ्वी से दूरी क्रम में ये है। तो देखिए एक क्रम इन्होंने भी दिया जिसमें ये कहते हैं सबसे पहले चंद्रमा आता है, फिर आपका बुध ग्रह आता है, फिर शुक्र ग्रह, फिर सूर्य, मंगल, बृहस्पति और अंततः शनि आता है और सब पृथ्वी जो है वो केंद्र है, ठीक है? अब यह कल्पना की गई थी कि इनमें से प्रत्येक ग्रह ने एक विशेष आकाश या एक अलग क्षेत्र पर कब्जा कर रखा। तो इन्होंने कहा कि मान लीजिए एक प्लेनेट है, उसका अपना एक विशेष क्षेत्र होगा, जिन्होंने उसको क्या टर्म दिया, आकाश उसको कहा। प्रत्येक आकाश उस ग्रह के अधिकार में आता है। मान लीजिए सूर्य का अपना एक आकाश है तो वो उसके क्षेत्र में आएगा। पृथ्वी का अपना एक आकाश है तो वो पृथ्वी के क्षेत्र में आएगा। जिसे सौंपा जिसे उसे सौंपा गया था वो उसी के साथ रहेगा। मतलब मान लीजिए कि पृथ्वी का अपना एक आकाश है तो वो पृथ्वी के पास ही रहेगा, वो किसी और को सौंपा नहीं जा सकता है, ऐसा उनका कहना था। इस परिकल्पना में 7 आकाशों को बनाने वाले सभी ग्रहों में से पृथ्वी के सबसे करीब हरे पन्ने वाला ग्रह था, ठीक है? तो उन्होंने एक बात करी कि 7 आकाशों को बनाने वाले सभी ग्रहों में से पृथ्वी के करीब हरे पन्ने का एक ग्रह था। दूसरा निकटतम सफेद चांदी का ग्रह था। तीसरा रूबी लाल, चौथा सफेद मोती, पांचवा लाल सोने का, छठा पीला पुखराज का और सातवां आग के द्रव्यमान नूर का। तो उन्होंने इसी तरीके से सातों प्लैनेट्स की एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में दी, ठीक है? 7 पृथ्वियां थी एक दूसरे के अंदर, उनमें से सबसे निचली पृथ्वी जो है वो नरक है। तो देखिए नरक का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही यही लेके आए। तो इन्होंने कहा था कि जो सबसे निचली पृथ्वी होगी वो नरक होगी और मृत्यु के बाद लोगों को जो सजा वगैरह दी जाती है वो उसी जगह पर जाके दी जाती है। उसके बाद अगर बात करते हैं जलवायु के बारे में, अल बल्खी ने 1921वीं में अरब यात्रियों से जलवायु डेटा एकत्रित किया, ठीक है? तो अल बल्खी ने जलवायु के विषय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किए थे और यहाँ से पीजीटी के आपके क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं। अल बल्खी ने 1921वीं शताब्दी में ये 1921वीं सदी में ये कहा कि अरब यात्रियों से, जितने भी अरब यात्री आते थे उनसे जलवायु से संबंधित डेटा ले लेते थे। मान लीजिए तापमान का आंकड़ा ले लिया, बारिश का आंकड़ा ले लिया और उसी आंकड़ों के आधार पर उन्होंने जलवायु के क्षेत्रों का विभाजन करना शुरू कर दिया। किताब अल अश्कल नामक दुनिया का पहला जलवायु एटलस था। तो दोस्तों ये चीज याद रखना, किताब अल अशलक नामक जो एक बुक थी उसको हम जलवायु के एटलस के नाम से जानते हैं, जो कि अल बल्खी ने लिखी थी, ये भी याद रखना है। उसके बाद इब्न माजिद और अल मसूदी ने भारतीय मानसून और उसकी उत्पत्ति और हवाओं के उलट फेर का विस्तृत वर्णन किया। तो देखिए अल मसूदी ने ना भारतीय मानसून के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया कि किस तरीके से हवाएं जो है 6 महीने उत्तर पूर्वी दिशा में चलती हैं और बाकी 6 महीने दक्षिण पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने वाले 2 पहले भूगोलवेत्ता थे, एक आपका इब्न माजिद और दूसरा आपका अल मसूदी था, और अल मसूदी ही इसका करेक्ट आंसर होगा और ये DSSB में भी आया हुआ था और बाकी एग्जाम्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बन के आया था। उसके बाद अल मकसीदी ने 1985 ईस्वी में विश्व को 14 जलवायु भागों में बांटा था।
विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक अल मकसीदी ने 1985 में क्या किया, पूरी दुनिया को 14 जलवायु भागों में बांट दिया। ठीक है, उसके बाद अल बरूनी ने 1030 ईसा में किताब अल हिंद यानी भारत का भूगोल लिखी। तो अल बरूनी ने किताब अल हिंद बुक लिखी थी, जिसको हम भारत का भूगोल भी कहते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने भारत की कुछ महत्वपूर्ण भू आकृतियों का वर्णन किया, जिसमें शिवालिक में पाए जाने वाले गोल कंकड़ और शिलंग, यानी हम भावर की बात कर रहे हैं, भावर क्षेत्र की। इब्न सीना या इबी सेना ने भूआकृतिक विज्ञान के में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, विशेषकर अपक्षय और क्षरण की प्रक्रियाओं को समझाया भी। किसने समझाया? इब्न सीना ने, याद रखना है। ठीक है, तो इब्न सीना ने ये काम करके दिखाया। उन्होंने तलछटी चट्टानों और पहाड़ों में जीवाश्मों की उपस्थिति के बारे में भी लोगों तक बताया कि जो चट्टानों की तलछटी होती है उसके अंदर जो जीवाश्म है, यानी जीवों के जो अंश बचते हैं, वो वहां पर देखने को आपको मिल जाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि जो अपर्दन और अपक्षय है वो प्राचीन समय से आज तक चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद हम भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें हमारे पहले भूगोलवेत्ता आते हैं अल बल्खी, 1850 से 1934 ईसा पूर्व। अल बल्खी, जिन्होंने विभिन्न अरब यात्रियों के खातों से जलवायु संबंधित डेटा इकट्ठे किए और उस डेटा के आधार पर दुनिया का पहला जलवायु एटलस बनाया। दोस्तों याद रखना है, दुनिया का पहला जलवायु एटलस किसने बनाया? तो वो नाम होगा आपका अल बल्खी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जिसे 1921 में किताब अल अशकल का नाम दिया। तो उन्होंने इस बुक को क्या नाम दिया? किताब अल अशकल। तो अल बल्खी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? किताब अल अशकल। ये चीज याद रखनी है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर नजर डालते हैं। अल बल्खी ने 1921 में किताब अल अशकल नामक जलवायु से डेटा से संबंधित एक जलवायु एटलस बनाया था, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है इब्न हवकल अबू अल मोहम्मद कासिम। तो इसको अगर मैं सिंपली बात करता हूं तो हम कासिम की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कासिम जो है वो बगदाद के रहने वाले थे। उनका असली नाम मोहम्मद अब्दुल कासिम था। उन्होंने मई 1943 ईस्वी में अपनी यात्राएं शुरू करी। देखिए, ज्यादातर जो जितने भी आपके अरबी भूगोलवेत्ता रहे हैं वो यात्री थे। यात्राएं कर करके उन्होंने भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया और किसी न किसी ग्रंथ के रूप में उन्होंने उस चीज को एक्सप्रेस किया। पवित्र कुरान के अधिकार क्षेत्र के भीतर और दुनिया के विभिन्न देशों का पैदल दौरा किया। तो ये पैदल दौरा करते थे बिना किसी शिप के या बिना किसी अदर ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल से। ठीक है, उनकी पुस्तक बुक ऑफ रूट्स एंड रियलम्स, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, बुक ऑफ रूट्स एंड रियलम्स, जिसमें उन्होंने पृथ्वी का लंबाई और चौड़ाई का वर्णन किया। तो इन्होंने पहले कोशिश करी कि पृथ्वी की लंबाई कितनी हो सकती है और पृथ्वी की चौड़ाई कितनी हो सकती है। यह पुस्तक विशेषकर मुस्लिम देशों के पहाड़ों, नदियों, शहरों, कृषि, फसल पद्धतियों और सिंचाइयों के तरीकों का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन देती थी। तो इस बुक्स के अंदर जितने भी मुस्लिम देश थे वहां पर इन सभी बारे में, यानी पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, शहरों के बारे में, कृषि पद्धतियों के बारे में और सिंचाई के तरीकों के बारे में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन देखने को आपको मिल जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि कैस्पियन सागर, काला सागर और यूरोपीय देशों का वर्णन किया। तो यानी उनकी किताब के अंदर आपको कैस्पियन सागर के बारे में भी देखने को मिलेगा, काला सागर के बारे में भी देखने को मिलेगा और यूरोप के बहुत सारे देशों के बारे में भी आपको देखने को मिल सकता है। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कि इनकी जो बुक थी वो बुक ऑफ रूट्स एंड रियोलाम्स थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और आपके एग्जाम्स में कई बार पूछी भी गई है। उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके जोग्राफर रहेंगे वो है अल मसूदी, 1896 से 1956 ईस्वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनका जन्म यानी अल मसूदी का जन्म 9वीं शताब्दी के अंत में बगदाद शहर में हुआ। उनकी मृत्यु 1956 में मिस्र के फुस्तात में हुई थी। ठीक है, यानी जन्म बगदाद में हुआ पर उनकी जो मृत्यु है वो कहां पर हुई? मिस्र में हुई। वह एक व्यापारी थे जिसने दक्षिण पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, फारस, सीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, वोल्गा क्षेत्र, मध्य एशिया, श्रीलंका, मेडागास्कर, स्पेन, मिस्र इत्यादि हिस्सों में उन्होंने क्या करी? यात्राएं करी। मैंने अभी क्या कहा, जितने भी ज्यादातर आपको भूगोलवेत्ता मिलेंगे, अरबी भूगोलवेत्ता, वो सब यात्री थे।
या अलग-अलग देशों की यात्राएँ करके उन्होंने जो भूगोल से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए, उन्हीं आंकड़ों के आधार पे उन्होंने कुछ ना कुछ ग्रंथ लिखा और जिससे हमें आज ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल पाती है। उन्होंने ग्रीक और रोमन स्रोतों का गहन अध्ययन किया। देखिए उनको को भूगोल से संबंधित नॉलेज को पाने की ना जिज्ञासा थी और इसी जिज्ञासा ने उन्होंने ये बताया कि आपको ग्रीक और रोमन्स के जितने भी स्रोत हैं ज्योग्राफी के उनको एक बार अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद उस चीज को आपको समझना है और उसकी एक्सप्लेनेशन दुनिया के आगे रखनी है। अब अल मसूदी को पृथ्वी की गोलाकारता की स्पष्ट अवधारणा थी, यानी अल मसूदी का भी कहना था कि जो पृथ्वी है वो बिल्कुल गोलाकार है। उनका यह भी मानना था कि समुद्र की सतह घुमावदार है, यानी जो समुद्र की सतह है वो बिल्कुल गोल गोल है, क्योंकि जब कोई जहाज जमीन के पास आता है तो तट और वहां मौजूद वस्तुएं धीरे धीरे अधिक से अधिक दिखाई देने लगती। क्यों? क्योंकि वो समुद्र जो है वो घुमावदार है। ठीक है। उसने जापान को भूमि की पूर्व सीमा कहा, यानी बिल्कुल सही बात उन्होंने बताई कि पूर्वी सीमा अगर जमीन की कोई है तो वो जापान है। शाश्वत द्वीप यानी अटलांटिक महासागर को उन्होंने पश्चिमी सीमा कहा। व्यापार के लिए फारस की खाड़ी से चीन जाते समय उसने 7 समुद्रों का नाम दिया। ठीक है, यानी जो हम बोलते हैं ना 7 समुद्र पार, तो जो 7 समुद्र वर्ड है वो अल मसूदी का दिया गया है। अब वो 7 समुद्र कौन से थे? पहला आपका फारस की खाड़ी, दूसरा लारवे सागर जो कि सिंधु से कन्याकुमारी तक डेल्टा तक था, फिर हरकेंड सागर जो कि बंगाल की खाड़ी में था, फिर शालाहेत या कालाबार मलक्का सागर, कैंड्रेस सागर सियाम और थाईलैंड की खाड़ी में है, सैम सागर जो कि कोचीन और चीन में है, उसके बाद है सैज सागर जो कि चाइना सागर के नाम से जाना जाता है। तो ये 7 सागर हैं जो कि उन्होंने अल मसूदी ने इसके ऊपर चर्चा करी। चलिए कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो अल मसूदी एक ऐसे भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भूगोल के वास्तविक दस्तावेज की जांच की और उन्हें निम्नलिखित बुकों में प्रस्तुत किया। देखिए मैंने अभी क्या बताया कि ग्रीक और रोमन्स को इन्होंने सबसे पहले अच्छे से पढ़ा और उन चीजों की, उन फैक्ट्स की उन्होंने जांच करी और जांच करने के बाद उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी, जिसमें पहला नाम आता है मुरा अल दहाब गोल्डन मेडोज, उसके बाद किताब अल तनबलोल और इशराफ, उसके बाद किताब अल औसत और अंत में किताब अखबार अल जमा जो कि 30 खंडों में प्रकाशित थी। उसके बाद मोरा अल दाहिब जो कि इंग्लिश में देखिए दिया गया है किताब अल तनबवाल इसराफ, किताब अल औसात एंड किताब अखबार अल जमान। तो ये चीज याद रखेंगे, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स थी अल मसूदी की जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अब इन्होंने कौन कौन सी बात कही जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला तो अल मसूदी जी पृथ्वी की गोलाकार आकृति की वकालत करते थे। उसके बाद उन्होंने माना कि समुद्र की सतह जो है वो घुमावदार है। व्यापार के लिए फारस की खाड़ी से चीन जाते समय हमें 7 समुद्रों के दर्शन होते हैं। उन्होंने अटलांटिक को डार्क ग्रीन सी कहा। अल मसूदी ने भारतीय मॉनसून का एक अच्छा विवरण जो है वो प्रस्तुत किया। एग्जाम में ये आया भी है टीजीटी वाले और पीजीटी वाले कि किसने भारतीय मॉनसून का एक अच्छा विवरण प्रस्तुत किया। तो दोस्तों याद रखना है अल मसूदी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने दुनिया को भाषाओं के आधार पर 7 क्षेत्रों में बांटा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा अरबी भूगोलवेत्ता था जिसने दुनिया को भाषाओं के आधार पर 7 क्षेत्रों में विभाजित किया था। किताब के बारे में मैं बता ही चुका हूं, तो ये जो पेज है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगी। सो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और इस पीडीएफ को वहां से डाउनलोड करें और अच्छे से इस चीज को समझें। उसके बाद हम बात करते हैं अल बिरूनी यानी अबू रेहान मोहम्मद जो कि 1973 से 1048 ईसा पूर्व तक रहे। वह जाति से जातिक थे। जातिक मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक यानी जानने वाला इंसान थे। उनका जन्म 4 सितंबर 1973 में हुआ। उनके माता पिता का कम उम्र में निधन हो जाता है। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिन उज्बेकिस्तान गणराज्य में स्थित खिवा नदी के ऑक्सस नदी के तट पर गुजारा। वह रचनात्मक प्रतिभा, दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण, प्रेरक तर्क, समर्पण व्यक्ति थे, यानी बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति कहे जाते थे अपने टाइम के। वह हठ धर्मिता और भावनात्मक बंधनों से मुक्त थे, यानी उनको किसी भी तरीके का जो भावनात्मक जुड़ाव है वो किसी के साथ नहीं था। एक विद्वान के रूप में अल बिरूनी की स्थिति की सराहना इस तथ्य से दी जा सकती है कि 11वीं शताब्दी को अल बिरूनी का युग कहा जाता है। तो आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि 11वीं शताब्दी का जो युग है
वो कौन से भूगोलवेत्ता के युग के नाम से जाना जाता है? तो वो है अल बिरूनी का युग। दोस्तों याद रखना है। तो इसी से आपको पता लग जाना चाहिए कि अल बिरूनी कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो भूगोलवेत्ता रहेंगे आपके। जब वे भारत में रहे तब उन्होंने 45 वर्ष की आयु में संस्कृत सीखी। उन्होंने नगरकोट, मथुरा, कन्नौज और सोमनाथ की यात्राएं की। वर्ष 1039 में गजना में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब अल बिरूनी का मुख्य बिंदु क्या था ये समझना है। मृत्यु कहां पर हुई उनकी? 1039 ईसा में गजना में हुई थी। दोस्तों ये याद रखना है। फिर आता है 11वीं शताब्दी को अल बिरूनी का युग कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। वह भू केंद्रित अवधारणा को के ऊपर विश्वास रखते थे। यानी अल बिरूनी का भी यही कहना था कि जो पृथ्वी है वो किसके केंद्र में है? ब्रह्मांड के केंद्र में है। उसके बाद इनकी सबसे फेमस बुक है वो है किताब अल हिंद, और उनका महत्वपूर्ण कार्य यही माना जाता है क्योंकि भारत का भूगोल जो है वो अल बिरूनी ने ही लिखा। ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे ये बहुत सारी बुक्स हैं जो कि अल बिरूनी ने लिखी थी, जो कि एग्जाम्स में आपके बार बार पूछी जाती हैं। किताब अल हिंद की बात करें तो उसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के से समझ सकते हैं। अल ताहिद की बात करें तो इसके अंदर उन्होंने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया। रिशाल्लाह की बात करें तो इसके अंदर वो डे और नाइट के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। किताब अल ताहिक और हर कताब अल शम्स के अंदर वो मूवमेंट ऑफ सन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। कानून अल मसूदी एक्लिप्स के बारे में बात करते हैं। अल कानून अल मसूदी के अंदर वो द कैनन ऑफ द किंग मसूद ऑफ अफगानिस्तान के बारे में चर्चा करते हैं। रशीकत अल हिंद में के अंदर वो द जोडियाक इन इंडिया के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और चीजें हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं, चाहे वो मैचिंग के थ्रू हो चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो। तो अल मसूदी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अल इदरसी इन, ठीक है, जिनका पूरा नाम अबू अब्द अल्लाह मोहम्मद, जो कि 1100 से लेके 1165 ईसा तक रहे। ठीक है। अल इदरसी 12वीं शताब्दी के प्रमुख भूगोलवेत्ताओं में से एक थे। 11वीं शताब्दी का अल बरूनी था, उसके बाद जो 12वीं शताब्दी आती है उसमें अल इदरसी का टाइम शुरू हो जाता है। वह कार्डोवा यानी स्पेन के शासक खलीफा अल इदरसी के परिवार में जन्मे थे। उनका जन्म सेउटा में हुआ था। उन्होंने लिस्बन, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, सिसिली, मोरक्को और एशिया माइनर का दौरा किया। तो देखिए ये भी एक यात्री ही थे। रॉजर द्वितीय यानी सिसिली के जो शासक थे के निमंत्रण पर वह परलेमो पहुंचे और वहां काफी समय तक रहे। अल इदरसी ने कई यूनानी विचारों का खंडन किया। यानी जो यूनानी कॉन्सेप्ट थे उनमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने गलत माना, उन्हें सही करने का उन्होंने प्रयास किया, जिसने टॉलेमी द्वारा प्रस्तुत विचार भी शामिल था। तो एग्जाम में आपके यहां से क्वेश्चन निकल के आता है कि ऐसे कौन से विचारक थे जिसने टॉलेमी के मैप को क्या किया, दोबारा उसको बनाया, तो वो अल इदरसी उसका नाम हो जाता है। 1154 ईसा में उन्होंने अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रेवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड नामक बुक लिखी। ठीक है। इस पुस्तक में उन्होंने हिंद महासागर के एक बंद समुद्र होने वाले यूनानी विचार को सही साबित किया कि एक हिंद महासागर जो है वो यूनानी ने बताया था कि वो एक बंद महासागर है, और उस चीज को जो उस चीज की जो रियलिटी का चेक किया वो किसने किया? अल इदरसी ने किया। ठीक है। अब भूगोल में अल इदरसी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका विश्व का मानचित्र था। मानचित्र पर उन्होंने इस्लामी और ईसाई स्रोतों के आधार पर विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं को चित्रित किया। देखिए अब ये खुद एक अरबी थे, तो जाहिर सी बात है इनके मैप्स के ऊपर आपको अरबी जो इस्लामिक जो फैक्ट्स हैं या इस्लामिक जो इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने ईसाइयों से जो इन्हें स्रोत मिले उन इंफॉर्मेशन को भी इन्होंने मैप के ऊपर प्रदर्शित किया। उसके बाद मानचित्र में डेन्यूबे और नाइजर के परिभाषित पाठ्यक्रमों सहित दुनिया का विवरण दिया। यानी डेन्यूबे रिवर और नाइजर रिवर दोनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। विश्व मानचित्र शीर्ष पर दक्षिण की ओर उन्मुख है। इस्लामिक मानचित्र की एक सामान्य विशेषता, यानी विश्व के मानचित्र पे इन्होंने किसको? इस्लाम को सर्वोपरि बताने का प्रयत्न किया था। वह ग्रीक द्वारा विश्व को 5 जलवायु भागों में बांटते हैं। तो वंस अगेन यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि दुनिया को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटने वाला अरबी भूगोलवेत्ता कौन था? तो वे आपके कौन हो जाएंगे? अल इदरसी हो जाएंगे। ठीक है। अब उनके महत्वपूर्ण कामों को देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक थी और जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है।
इन्होंने टॉलेमी की बुक को भी सुधारने का प्रयत्न किया, जो कि मैंने बताया कि टॉलेमी के कार्यों को इन्होंने काफी हद तक सुधारा था। ठीक है, उसके बाद नाम आता है इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता को हम द मैगलेन ऑफ द अरबियन पेनिनसुला कहते हैं, क्योंकि अरबियों में सबसे ज्यादा अगर किसी इंसान ने ट्रैवल किया तो वो इब्न बतूता था। तो इब्न बतूता अरब यात्रियों में से एक महान अरबी यात्री था। उनका जन्म भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार पर टैंजियर मोरक्को में हुआ। वह ऐसे परिवार में जन्मे थे जिनमें कई मुस्लिम न्यायाधीश पैदा हुए थे। न्यायाधीश मतलब काजी पैदा हुए थे। उन्होंने मक्का, मिस्र, एशिया माइनर, सीरिया, इराक, फारस, अफगानिस्तान, अरब, जांजिबार, साइबेरियन स्पेप्स, ख्वारिज्म, उज्बेकिस्तान यानी मध्य एशिया, ओमान, यमन, इथोपिया, भारत, मालदीव, श्रीलंका, सुमात्रा, चीन का दौरा किया। तो आप खुद देख सकते हैं कि उन्होंने कितने सारे देशों का जो है वो भ्रमण किया, और उसी भ्रमण के आधार पर उन्होंने ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। सार्डिनिया, गारानाडा, नाइजर नदी का टिम्बक्टू। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लगभग 28 वर्षों तक यात्राएं की थी दोस्तों, और इस अवधि में उन्होंने लगभग 75,000 मील की दूरी तय करी थी, जिससे आपको पता लग जाता है कि वो कितने ज्यादा एनर्जेटिक जोग्राफर रहे हैं। उनकी प्राथमिक रुचि लोगों में थी। उन्होंने जिन विभिन्न क्षेत्रों का ब्यौरा किया, उनकी भौतिक स्थितियों का भी वो वर्णन करते थे। यानी ये कहीं ना कहीं इनका जो इन्फ्लुएंस दोस्तों रहा था वो आपका कहाँ पर रहा था, ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर रहा था। रेगिस्तान में घरों के प्रकार और निर्माण सामग्री का उनका वर्णन बहुत रोचक और जानकारीपूर्ण था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने जो आवासों का जो वर्गीकरण है उन्होंने किस आधार पर किया, निर्माण सामग्री के आधार पर। ये चीज याद रखनी है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के नियंत्रण में दिल्ली आए, यानी जब दिल्ली के ऊपर मोहम्मद बिन तुगलक का कब्जा था तब वो इंडिया में आते हैं और दिल्ली के काजी के रूप में कार्य करते हैं। इब्न बतूता को चीन में राजदूत के तौर पर नियुक्त भी किया जा चुका था। उनकी पुस्तक रिहाला ने मुस्लिम दुनिया की मिट्टी, निवास स्थान, कृषि, अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीतिक इतिहास के ऊपर बहुत ज्यादा प्रकाश डाला। तो याद रखिएगा, रिहाला की बुक हो रही है बात, तो रिहाला बुक जो है वो अल इदरिसी ने लिखी थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इब्न खालदून, जो कि एक वो भी बहुत ज्यादा फेमस जोग्राफर रहे। इब्न खालदून 1332 ईस्वी से 1406 ईस्वी तक रहे। उनका जन्म उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में भूमध्य सागर के तट पर हुआ। अधिकांश समय तक वह अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, स्पेन के शहरों में रहे और 45 साल की उम्र में उन्होंने अपना स्मारकीय कार्य पूरा किया, और जिसको उन्होंने नाम क्या दिया, मुकद्दिमा। ठीक है, याद रखना, मुकद्दिमा विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, जो कि बार बार आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। यह पुस्तक मानव के समाज के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करती है और उसकी व्याख्या करती है। यानी कहीं ना कहीं इनका भी जो फोकस दोस्तों रहा था वो ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर ही रहा था। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि इनका फोकस ह्यूमन ज्योग्राफी पर रहा था, और इस बुक्स को उन्होंने 6 पार्ट में डिवाइड किया था। ये भी याद रखेंगे, 6 पार्ट में ये बुक जो है वो पब्लिश हुई थी। अब वो 6 पार्ट कौन से थे? पहला था सभ्यता, भूगोल और मानव विज्ञान। दूसरा पार्ट था घुमंतु संस्कृति पर चर्चा और गतिहीन संस्कृति के साथ इसकी तुलना करना। तीसरा राजवंश और साम्राज्य की बात करते हैं। चौथा गांव और शहरों के जीवन, शहर जैसे कैसे व्यवस्थित हैं उसके ऊपर ये चर्चा करते हैं। ठीक है, पांचवा व्यवसाय और आजीविका के साधन के ऊपर भी ये चर्चा करते हैं, और अंत में वो विज्ञान का वर्गीकरण करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, विज्ञान का इन्होंने क्लासिफिकेशन भी करना शुरू किया अपने छठे खंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद मूलतः महान इतिहासकार इब्न खालदून एक पर्यावरणवादी नियतिवादी थे, यानी ये एक डिटर्मिनिस्ट थे। ठीक है, यानी ये एक नियतिवादी थे जिन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों की अर्थव्यवस्था और समाज के ऊपर पर्यावरण के प्रभावों को समझाने की कोशिश करी थी। यानी ये वो भूगोलवेत्ता थे अरबी जिन्होंने डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट किया और ये बताया कि किसी ना किसी जगह पर जो भी लोग रह रहे हैं या उनके द्वारा जो आर्थिक गतिविधियां की जा रही हैं, उनके द्वारा जो समाज बनाया जा रहा है, उसके ऊपर पर्यावरण का जो प्रभाव है वो सीधे तौर पर देखने को मिल जाता है। उनके तर्क के केंद्र में यह विचार था कि राज्य विकास के प्राकृतिक अनुक्रम के माध्यम से विकसित होती है। यानी जैसे जैसे नेचर डेवलप होता चला जाता है वैसे वैसे राज्य का विकास भी डेवलप होता चला जाता है। उसके बाद परिपक्वता, गिरावट और गिरावट, क्योंकि सभ्यता
की प्रक्रिया में एकजुटता अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाती है। तो इन्होंने इस बात को बताया कि किसी भी सेटलमेंट का अगर डेवलपमेंट होता है तो वक्त के साथ साथ वो सेटलमेंट जो है धीरे धीरे उसमें गिरावट भी आपको देखने को मिल जाती है। इसी अवधारणा को उन्होंने बाद में रेडजेल ने इसको लेम्बनसरम नाम दिया, यानी रहने वाली जगह। तो ये लेम्बनसरम एक वर्ड है, ये चीज याद रखिएगा, जो कि रेडजेल ने दिया था। और इसी कॉन्सेप्ट की बात कौन करता है? इब्न खालदून करता है। तो सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड मुकद्दिमा पर्यावरणवादी नियतिवादी थी। तो याद रखेंगे इकलौते ऐसे जोग्राफर थे जिनको हम नियतिवादी जोग्राफर कह सकते हैं अरबियों में। राजनीतिक भूगोल में भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया किस तरीके की वो जो है डिस्कशन उन्होंने मुकद्दिमा के अंदर कर रखी है। सो थैंक यू गाइज, आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ थॉट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता ही देता है। तो चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।